अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। अमवात और केसेस की तादाद में मुसलसल आए रोज़ इजाफा हो रहा है। आज DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना की ज़्यादा शरह वाले इलाकों में पाकिस्तान आर्मी को तैनात कर दिया गया है। हर ज़िले की सतह पर आर्मी दस्ते सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पहुँच चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 16 शहरों में कोरोना केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है और आजमाइश की इस घड़ी में आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। गुज़श्ता रोज़ सूबों की दरख्वास्त पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दूसरी तरफ आज सिंध हुकूमत ने सूबे में तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर को बंद करने का ऐलान किया है। आज वज़ीर आला सिंध ने प्रॉपर अपनी एक स्ट्रेटजी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताई है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक चंद रोज़ के दौरान सूबे में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 3 गुना तक बढ़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मर्दान में कोरोना के 40% मुस्बत केस आने के बाद शहर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। फिर NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की जो शरह है ये 9% से ज़्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 4825 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी खबरदार कर रहे हैं कि अगर शरह ये 15% तक पहुँच गई तो मुल्क में जहाँ हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, सेहत का निज़ाम है, ये बैठ सकता है। फिर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल पर मुल्क में कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया है। माहिरीन तो ये खबरदार कर रहे हैं कि अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क को भारत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त अगर भारत में देखें तो 3.5 लाख अफराद कोरोना से रोज़ाना मुतासर हो रहे हैं, जबकि रोज़ाना जो उनका डेथ रेशो है, डेथ नंबर्स हैं, ये 3000 तक पहुंच गए हैं। भारत में इस वक्त जो ज़्यादा अस्पताल हैं वो भर चुके हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से एक नया बहरान पैदा हो गया है। माहिरीन भी ये खबरदार कर रहे हैं कि भारत में अभी लहर का उरूज पर आना बाकी है। मई के वक्त में कोरोना के यौमिया मरीजों की तादाद 5 लाख तक पहुंच सकती है। हमारे मुल्क में भी ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनियों ने खतरे की घंटी बजा दी है और खदशा जाहिर किया है कि अगर अस्पतालों को मुसलसल ऑक्सीजन की फराहमी ना हुई तो पाकिस्तान में भी भारत जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में अस्पतालों में 90% ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोसेस की बात करें तो यकीनन ये जो अमल है काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक 5 अप्रैल तक तकरीबन 15 लाख अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, जिसमें 8.5 लाख से ज़्यादा जो है वो आम शहरी, जबकि बाकी हेल्थ वर्कर्स हैं। हुकूमत ने वैक्सीनेशन अमल के लिए कल से 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की भी रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया है। इस साल जनवरी में मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 3% थी, जो अब बढ़कर 9% से ज़ायद हो चुकी है। अब सवाल ये है कि हमसे आखिर गलतियाँ कहाँ हुई हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना की पहली लहर जब आई, हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त इक़दाम किए, हर सतह पर इसको सराहा भी गया और दूसरी लहर के बाद भी हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो थे वो इक़दामात किए। हम लॉकडाउन की तरफ गए, मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं किया, लेकिन हुकूमत के कुछ ऐसे इक़दामात थे जिसकी वजह से केसेस को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस तीसरी लहर में इतने ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रही? कहाँ हमसे बेहतियातियाँ हुई हैं, कहाँ से हुकूमतों के जो फैसले थे इस हवाले से वहाँ पर कोताहियाँ हुई हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के चेयरमैन असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, भारत की जो सूरत हाल है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो देख के। कुंभ के मेले की वजह से अब हालत वहाँ पर यह है कि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जो है लोग ज़िंदगी की बाजी वहाँ पर हार रहे हैं। और हमारे जहाँ जो सूरत हाल वर्स्ट हुई वो SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से हुई। अब हमारे यहाँ भी जो ईद का त्यौहार आ रहा है, मार्केट्स खुली हैं, ऑल्दो आप लोगों ने टाइमिंग जो है वो 6 बजे तक की हुई हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इस स्ट्रेटजी को दोबारा से देखने की ज़रूरत है
या तो मुकम्मल बाजार बंद होने चाहिए या ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों में ये अफरा तफरी ना फैले कि 6 बजे या 5 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी तो एक ही दफ़ा सब जो है ना वो चले जाएं, रश हो जाए और कोई SOPs का ख्याल ना रहे। अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सी मार्केट्स में यही हाल है कि कोई SOPs पर अमल नहीं हो रहा है और इतना ज़्यादा रश होता है सिर्फ इस चक्कर में कि 6 बजे मार्केट्स बंद हो जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं दोबारा देखने की ज़रूरत है, नज़रसानी करने की ज़रूरत है, या टाइमिंग्स या तो और ज़्यादा आप लोग इस पर देखें कि इसको बिल्कुल बंद करना है या टाइमिंग और बढ़ाने की ज़रूरत है? वो तनकीद तो जो भी आप फैसला करेंगे, तनकीद ना करवाने का आसान तरीन तरीका ये है फैसला ही ना करें, बेहतरीन ज़िंदगी गुजरेगी। अच्छा जी, देखें पहले तो ये कि जो सूरत हाल है इस वक्त, क्या ये जो अगले हमारे पास 10-15 दिन आ रहे हैं, रमज़ान का जो आखिरी हिस्सा होता है, ख़ास तौर पे आखिरी अशरा जो होता है, उसके अंदर लोग शॉपिंग के लिए भी बेतहाशा निकलते हैं ईद की तैयारी के लिए, और उसके साथ ही इबादत के लिए भी एतकाफ़ पे लोग बैठ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसा पीरियड है कि जिसके अंदर अगर एहतियात ना हो तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले साल अगर मैं जाऊँ तो ईद से तकरीबन 15 दिन पहले जो है आपके कोई 400, 350, 400 लोग जो हैं क्रिटिकल केयर पेशेंट्स थे जो ऑक्सीजन के ऊपर थे पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर, कोरोना के मरीज़। और जून के दूसरे हफ्ते में ये तादाद बढ़कर 3400 पे पहुंच गई थी, यानी 3000 पेशेंट्स का इजाफा हुआ था सिर्फ उस एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, बाज़ार सारे भर गए और ईद के वक्त जो है वो हज़ारों गाड़ियाँ पहुँच गई थी टूरिस्ट साइट्स के ऊपर। उस दफ़ा जब हम शुरू कर रहे थे, जब रमज़ान के वक्त में हम पहुँच रहे थे तो हमारे पास 350-400 लोग सिर्फ क्रिटिकल केयर पे थे। कल 4865 मरीज़ हमारे क्रिटिकल केयर के अंदर मौजूद थे। सो हम उस लेवल से को तकरीबन 4500 मरीज़ ज़्यादा से स्टार्ट करें, तो ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम जो है पिछली दफ़ा जिस तरीके से हुआ उसको दोबारा मुतम्मिल कर सकें। अब आ जाए हिकमत अमली के ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बाज़ारों के अंदर अभी भी हमें रश नज़र आ रहा है और SOP की कंप्लायंस में बेहतरी नज़र नहीं आई। हाँ। और इसी नहज पे पहुंचने के बाद फिर ये फैसला किया गया था कि सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए फ़ौज से भी दरख्वास्त की जाएगी। एक ज़्यादा डिसिप्लिन फोर्स है, लोग भी ज़रा ज़्यादा बात सुनते हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा इन SOPs की कंप्लायंस करवाने के लिए। तो आज सुबह 6 बजे से जो है फ़ौज डिप्लॉय होना शुरू हो गई है, और जो 14-15 ज़्यादा अजला हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस आपको ज़्यादा नज़र आएगी। दूसरा जो ये सवाल है कि अगर हम खोल दें, देखें ये ख़ास तौर पे जो मैं बोल रहा हूँ ये रमज़ान के महीने की बात कर रहा हूँ। रमज़ान में अफ्तारी के बाद और सहरी के दरमियान ये जो रात का वक्त है ना, वो सिर्फ लोग ज़रूरी शॉपिंग के लिए नहीं जाते। हाँ। वो फिर एक सोशल इवेंट है। हाँ। सारे नौजवान जो है वो बाहर निकला होता है, सारे होटल्स भरे हुए होते हैं, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान जाके बाहर बैठ जाता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको शॉपिंग करनी है ईद की या रोज़मर्रा ज़रूरी काम करना है तो रोज़ा रख के दोपहर को 2 बजे 3 बजे आप ज़रूरी काम के लिए तो जाएंगे, लेकिन आप घूमने फिरने के लिए नहीं जाएंगे रोज़ा रख के दोपहर के 3 बजे। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि लोगों को ज़रूरी काम है वो भी चलता रहे और ये जो हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए होते हैं वो बंद किया जा सके। तो ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ करने की। अच्छा, एक और अभी आपने बात की कि फ़ौज को इसलिए बुलाया गया कि डिसिप्लिन है, लोग इसकी बड़ी सुनते हैं। इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर कि क्या सिविल इदारे नाकाम हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो गई है, पुलिस नाकाम हो गई है। क्या पुलिस की कोई वैल्यू नहीं है हमारी आवाम के आगे कि अगर पुलिस किसी को रोकती है, SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इन्फोर्स करती है, तो उसकी बात कोई सुनेगा नहीं? हमारी पुलिस की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि आम शहरी हमारी पुलिस की बात भी सुन सके? अच्छा, ये तो पाकिस्तान के 70 साल मसाइल का हल जो है वो तो NCOC के पास नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा और मैंने बार बार पहले कहा है, सिविल इंतज़ामिया ने हमारे चीफ सेक्रेटरीज़, कमिश्नर्स, DCs, पुलिस
इन्होंने ज़बरदस्त काम किया पिछले साल, बहुत ज़्यादा मेहनत की बेतहाशा। और ज़ाहिर है एक हद तक इस वबा के अंदर ख़तरा भी होता है, जब आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, इतना ज़्यादा पब्लिक एक्सपोजर होता है तो आप ज़ाती तौर पे भी ख़तरा ले रहे होते हैं। और उसके बावजूद बेतहाशा मेहनत भी की और बेतहाशा अच्छा काम किया, और उसी की वजह से वो एक बहुत अहम उनसर था जिसकी वजह से हम वबा पे काबू पाने में कामयाब हुए। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि अवाम ने अपने जहन में फैसला कर लिया है कि ये कोरोना शरोना से मुझे कुछ होना नहीं, सिर्फ जिनके घरों में हो रहा है उनसे जाके पूछें कि कुछ होता है या नहीं होता। लेकिन मजमूई तौर पर अवाम जो है इसको संजीदा लेने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है वो अपनी साड़ी पुलिस है, तो पुलिस को हम ज़्यादा अगर हम खुद कन्विंस नहीं है कि कोई परेशानी है तो हम नहीं सुनते। तो इसलिए इस सब तमाम सूरत हाल को, और ये कोई लॉन्ग टर्म बात नहीं है, जैसे आपने और मैंने दोनों ने इस बात के ऊपर इस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया कि जो अगले 15-18 दिन है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल, क्योंकि हमारे वो साल के अंदर यही सबसे ज़्यादा रश वाला टाइम होता है। इसलिए हमने कहा कि इस वक्त हम रिस्क नहीं ले सकते। पाकिस्तान की पुलिस इंशाल्लाह ताला आइंदा और बहुत बेहतर होगी, बट फिलहाल हम फौज की मदद। अच्छा उमर साहब, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो नंबर्स हैं जनवरी में जो केसेस की रेशो थी पॉजिटिव केसेस की वो थी 3%। अब हमारे पास जो ये अब के जो नंबर्स हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज भी बताते हैं 11 से 12% हो गई है, 4 गुना बढ़ गई हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि हमसे गलतियाँ हुई कहाँ, पहली लहर पर जिस तरह काबू पाया गया, दूसरी लहर पर पाया गया, क्या बहुत ज़्यादा फिर बेहतियाती बरती गई? क्या आप लोगों ने जो इकदाम किए थे पहली लहर के बाद, लॉकडाउन की जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको बड़ा उन पर तनकीद भी हुई, फिर लेकिन हमें इस पर कामयाबी भी हुई, फिर बाहर के लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं वो बाकी ममालिक को भी करने की ज़रूरत है, आप लोगों ने इसका क्रेडिट भी लिया। तो कहाँ से जो है ना वो बेहतियाती हुई पॉलिसीज़ में? लोगों की तरफ से तो हो ही रही है, लेकिन आप लोगों को इन्फोर्स करवाने में या उस तरह की जो पहली लहर में आप लोगों ने इकदाम किए थे वो लागू करने में आप लोग कितना जो है वो सुस्त रवि का सारा प्रोसेस रहा? गलतियाँ हुई कहाँ थी कि अगर वही इकदाम हम अब उठा लेते तीसरी वेव के दौरान जो पहली और दूसरी लहर में आप लोगों ने उठाए, तो शायद ये हालात ना होते आज। जी, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, दो पहलू हैं जिनकी वजह से ये बढ़ा। बट पहली चीज़ तो जो आपको जहन में रखने की है कि कल जितने दुनिया के अंदर, पाकिस्तान नहीं दुनिया के अंदर कल जितने कोरोना के मरीज़ बने, जिन नए लोग जिनको इन्फेक्शन हुई, वो जिस दिन से ये पेंडेमिक शुरू हुआ उससे ज़्यादा थी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, तमाम दुनिया के अंदर वबा का फैलाव इस वक्त उस लेवल पे पहुंचा हुआ है जहां पिछले पूरे साल नहीं था और इस साल के शुरू में भी नहीं था, पिछले साल की पीक पे भी नहीं पहुंचे थे। इस वक्त 8.5 पौने 9 लाख केस रोजाना दुनिया के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। आप अपने खित्ते के अंदर देख लें, भारत में 3.5 लाख केस से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, उसकी कुछ एपिडेमियोलॉजिकल रीजंस हैं। एक तो ये जो वायरसेस जो नए आए हैं, नई स्ट्रेन्स आई हैं, ब्राज़ील के अंदर बेतहाशा तबाही हुई, जो ब्राज़ीलियन स्ट्रेन आया, फिर साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की वजह से बहुत मुश्किलात पैदा हुई। हमारा खित्ता जो है वो यूके की स्ट्रेन से लपेट में आया, और एक जो बड़ी वजह बनी, और ये यूके स्ट्रेन जो है, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये फैलता भी ज़्यादा आसानी से और मोहलक भी ज़्यादा है। तो एक तो ये वजह बनी कि जब वो यूके स्ट्रेन फैला इन ममालिक के अंदर, और दुनिया के अंदर दर्जनों ममालिक में फैल गया है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया भी शामिल है, तो उसकी वजह से केसेस बढ़ने शुरू हुए। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं जो आप बात कह रही हैं कि एहतियात जो है वो कम हो गई। अच्छा, क्या NCOC के कोई फैसले मुख्तलिफ थे? फैसले मुख्तलिफ नहीं हो रहे। आज भी या पिछले महीने या उससे पिछले महीने जो है वो उसी तरीके से डेटाबेस हॉटस्पॉट भी जनरेट हो रहे हैं, वो कम्युनिकेट भी हो रहे हैं, वो DCs के पास भी जा रहे हैं, और लॉकडाउन की हिदायत भी जा रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंतहाई कमज़ोर हुई हुई है, और जो हमने SOPs की कंप्लाइंस दिखाई NCC की मीटिंग के अंदर, सिर्फ 31% कंप्लाइंस हो रही थी, यानी 10 में से 7 वायलेशन हो रही हैं, 3 कंप्लाइंस हो रही है जो असाइंड SOPs हैं। उसी वीकनेस को पूरा करने के लिए फिर हमें ये मजबूरन ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी है फौज से, और उन्होंने फौरी तौर पे इसको ज़ाहिर एग्री भी कर लिया। और उम्मीद ये है कि ये जो इंतज़ाम स्ट्रेंथनिंग की गई है, ज़्यादा मजबूत किया गया है इंतज़ामी ढांचे को फ़ौज की इंडक्शन से, पैरामिलिट्री की इंडक्शन से, तो ये कंप्लाइंस आपको ग्राउंड पे होती है। एक बात बताएं, अब जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, कनाडा ने हम लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, बरतानिया ने बंद कर दिए हैं, ईरान ने बंद कर दिए हैं। फिर जब हम ये जानते थे कि जो तीसरी वेव है ये बरतानिया से आई है, इसीलिए बहुत ख़तरनाक है, इसीलिए नंबर्स जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं,
तो हम ये जुर्रत क्यों नहीं कर सके सर कि हम लोग भी अपने बॉर्डर्स बंद कर दें उन ममालिक के लिए जहाँ पर वायरस बहुत ज़्यादा पीक पर था उन दिनों में। हम लोग तो बिल्कुल लीनियर रहे, ना फ्लाइट्स अपनी बंद की, ना वहाँ से लोगों का आना हम लोगों ने बंद किया। हम लोग ये जुर्रत क्यों नहीं कर सके? अब पाकिस्तान के लिए आप देखें, इन ममालिक ने जो है ना अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, पाकिस्तान से फ्लाइट्स जा ही नहीं सकती हैं। पहली बात तो बरतानिया का भी बॉर्डर बंद हुआ था, हमारी फ़्लाइट्स बरतानिया से कई हफ्ते जो है वो रोक दी गई थी। दूसरा, हमारी 3 कैटेगरीज़ के अंदर आलमी मुल्कों की क्लासिफिकेशन है और उसमें से कैटेगरी सी जो है, जिसमें इस वक्त 14 या 15 मुल्क मौजूद हैं, उस कैटेगरी सी के अंदर, जिसके अंदर भारत भी हमने शामिल कर दिया अभी रिसेंटली, ये वो ममालिक हैं जहाँ से कोई आ ही नहीं सकता पाकिस्तान में स्पेशल एग्जाम्शन लिए बगैर। बाकायदा एक एग्जाम्शंस कमेटी है, उसके अंदर एविएशन है, फॉरेन ऑफिस है, हेल्थ है, वो केस आपका स्टडी करते हैं और फिर अलाउ करते हैं कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और अगर आप आ सकते हैं तो फिर क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट है। तो वो आज भी पाबंदी मौजूद है 14 या 15 ममालिक के ऊपर। बरतानिया के ऊपर हमने ये पाबंदी लगाई थी, तो फिर हमने उठा क्यों ली? उसकी वजह ये बनी कि ये जब हमने स्टडी किया तो पता ये चला कि ये वायरस सिर्फ बरतानिया तक महदूद नहीं रह गया, ये दर्जनों ममालिक के अंदर, बेशतर दुनिया के ममालिक के अंदर ये फैल चुका था। सो सिर्फ बरतानिया से फ्लाइट रोकने से काम नहीं चलता था, फिर तो ये था कि हम सारी दुनिया से फ्लाइट रोक देते। और आपको पता है कि पाकिस्तानी कोई 90 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहता है। हमारे पास फॉरेनर तो बहुत कम आते हैं, जो हमारे मुल्क में तकरीबन ज़्यादातर, मेरे ख्याल में कोई 97, 98, 99% जो लोग पाकिस्तान आते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो इसलिए ये फॉरेनर्स को रोकने की बात नहीं थी, इसकी हिम्मत दूसरों की बारी में नहीं। इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तानियों को जो जहाँ हैं उनको बोले हम पाकिस्तान नहीं आ सकते और तमाम से पाबंदी लगा दे। ये पाबंदी लगाई भी गई थी, अगर आपको याद हो, पिछले साल लगाई गई थी, बिल्कुल पिछले साल लगाई गई थी। लेकिन हमें ये भी याद है कि जब उस वक्त बरतानिया से, इंग्लैंड से लोग आ रहे थे यहाँ पर, तो ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी थी, ये आप हिदायत थी कि जो लोग बाहर से आएंगे वो होटल्स में ही क्वारंटीन करेंगे, डायरेक्ट एयरपोर्ट से घर पे नहीं जाएंगे। 10 से 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम था, लेकिन ये स्ट्रैटेजी अब नहीं है। कि मैं वही कह रहा था, मैं एग्जैक्टली जब आपने बोला ना, मैं आपको एग्जैक्टली यही चीज़ बताने वाला था। हमने जितने भी काम किए उसमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम और जो नहीं हैंडल हो सका वो क्वारंटीन का काम था। वो क्वारंटीन का काम जो है वो इतना ज़्यादा उससे स्ट्रेस पड़ा था सिस्टम के ऊपर कि प्रोविंसेस ने कहा जी हमसे ये नहीं होता। सो इसलिए हमने ये फैसला किया कि जो सबसे ज़्यादा खतरा जिन ममालिक से हो सकता है तो वहाँ पर हम अब बैन कर देते हैं, फिर आ ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। वो लाखों की तादाद में लोग आए और वो क्वारंटीन सिस्टम के अंदर जाएं, वो मैनेजेबल नहीं है। लेकिन ये सब कहने के बाद आपको मैं ये बता दूं कि पिछले हफ्ते हमने एनसीओसी में ये फैसला कर लिया था कि, और ये हमने फिर एनसीसी से उसका अप्रूवल भी ले लिया कि जो पाकिस्तान में बाहर से लोग आ रहे हैं, जो जैसे मैंने कहा ज़्यादातर पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन उनकी तादाद में भी हमने कमी करने का फैसला कर लिया है। इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी हेल्थ मिनिस्ट्री और एविएशन वाले काम कर रहे थे। अगले 1 या 2 दिन के अंदर इस पे हतमी फैसला हो जाएगा और बाहर से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसके अंदर भी आपको कमी होती हुई। तो ये बताएं, ठीक है, तो जो लोग अब बाहर से आएंगे वो क्वारंटीन क्या पुरानी स्ट्रैटेजी के मुताबिक होटल्स में होंगे, या फिर दोबारा आप जो अभी हो रहा है कि घरों में जाएं और घरों में क्वारंटीन हो, कोई पुरानी स्ट्रैटेजी पे वापस जा सकते हैं? जैसे अब कनाडा भी कह रहा है, यूके भी कह रहा है, जो पाकिस्तान से जाएगा वो 2 हफ्तों के लिए होटल में ही क्वारंटीन होगा। ऑस्ट्रेलिया की भी यही स्ट्रैटेजी है। तो क्या हम भी स्ट्रैटेजी पर वापस जा सकते हैं कि जो बाहर से आएगा पहले वो 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन होगा किसी होटल में, उसके बाद घर जाने की इजाज़त होगी उसको? वो डेजिग्नेटेड जो कंट्रीज होंगी उनसे क्वारंटीन, और इसलिए ज़रा सा ये फैसला करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि हम भी वांटेड टू मेक श्योर कि पहले क्वारंटीन सिस्टम इन प्लेस हो। ये फैसला करने से पहले दोबारा से वो क्वारंटीन का सिस्टम भी नाफिज करने की। साहब मेरे साथ रहें, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी पर मुझे आपसे मजीद बात करनी है। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। विफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब मेरे साथ हैं। अच्छा असद उमर साहब, ऑक्सीजन की इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? क्योंकि 80 से 85% तो ऑलरेडी हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए इस्तेमाल हो रही है
और अब कहा जा रहा है कि अगर हमें और चाहिए तो हमें अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको बंद करना पड़ेगा, तो जो कि यकीनन एक इंडिकेशन है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ फिर जाएं, जिसकी हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुखालिफत की है। अगर ऐसा होता है कि हमें अपने ऑक्सीजन को पूरा करना है, फिर हम इंडस्ट्री को बंद करेंगे, जाहिर है फिर इससे एक इम्पैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी पर। तो क्या वाकई इस सिचुएशन की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए हैं कि हमें अपनी इंडस्ट्री को भी अब बंद करना पड़े? पहले तो मैं ज़रा सा अपने मुल्क को बहैसियत में कोई एक हुकूमत की नहीं बात कर रहा, एक ओवरऑल पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। हमें थोड़ा सा अपने क्रेडिट भी लेना चाहिए। दोनों चीज़ों के हम देख लेते हैं। एक तो जिस वक्त ये वबा फैलनी शुरू हुई इस खित्ते के अंदर, तो आपने देखा कि भारत में जहाँ पे 10-12 हज़ार केस दिन में हो रहे थे, वहाँ 3.5 लाख से ज़्यादा इजाफा हो गया, यानी तकरीबन 30-35 गुना इजाफा हो गया। हमारे यहाँ केसेस जो हैं उनके अंदर जो हमें इजाफा देखने में नज़र आया, तो वो हमने देखा कि वो 1000-1200 केसेस से बढ़ के वो 4800, 5000, 5200, तो 4 गुना इजाफा हुआ। तो पहली बात तो, और वो इसलिए हुआ कि भारत में जब वो कुंभ मेला मना रहे थे और सारे जलसे हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे, तो हमने एक दफ़ा नहीं 2 मुख्तलिफ मुकामात पे हमने रिस्ट्रिक्शन बंदिशों में इजाफा किया। जैसे जैसे हमें डिजीज़ आगे बढ़ती नज़र आती थी, हम फैसले करते रहते थे और हम उसकी जो वबा की फैलाव की रफ्तार है उसको स्लो डाउन करते थे। और उस नतीजतन अभी हमने आपने 12% का 12% नहीं है, हमारी तक 10% के करीब जो है औसत चल रही है। पिछले को 3 या 4 हफ्ते से जो हफ्ते की औसत आती है वो 10% होती है। इंडिविजुअल दिन में ऊपर नीचे होता है, लेकिन हफ्ते की औसत तकरीबन 10% के करीब आती है। दूसरा, अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए। इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क भारत, और कैसे दर्दनाक आपको सूरत हाल नज़र आ रही है। फुटपाथ पे लोग गिरे हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ पिछले साल, जैसे मैंने कहा था, जून के महीने में जब पीक किया तो क्रिटिकल केयर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर 3400 मरीज़ थे। और मुझे यकीन है जो भी कोई असर और रसूख रखता था या कोई लोगों को जान पहचान वाला होता था, हर एक के पास जो है वो पैनिक फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि बिस्तरा दिला दें अस्पताल में। आई एम श्योर आपके पास भी आ रही होंगी। मेरा तो फ़ोन भरा हुआ था कि बेड दिला दें, कभी कराची से, कभी लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, बेड नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। इस वक्त कल 4865 लोग थे क्रिटिकल केयर के ऑक्सीजन के ऊपर। इस दफ़ा आपको वो पैनिक नहीं नज़र आ रहा, और उसकी वजह यह है कि हमने 2800 ऑक्सीजनेटेड बेड्स का इजाफा किया वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उसका एडवांटेज आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को हमने पिछले जून में इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है, क्लोज मॉनिटरिंग भी होती है, और उसका नतीजा ये है कि इक्का दुक्का स्पॉट लोकल एरियाज के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सीरियस हमें प्रॉब्लम नजर नहीं आया। दूसरी तरफ कह रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो बंद ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको भी वहां से भी ऑक्सीजन ली जा सकती है, इस पर भी प्लानिंग हो रही है, इस पर भी काम जो है वो शुरू हो रहा है। अगर वहां से भी हमें ऑक्सीजन लेनी है तो क्या कैपेसिटी है, हमारी ज़रूरत कितनी है और कितनी कैपेसिटी हमें वहां से जो है ना वो मिल सकती है? नहीं, वो आई नो कि वो इंडिया के वो वीडियोस चली जिसमें इंडिया में ऑक्सीजन शॉर्टेज की तबाही हमें नज़र आ रही थी, और उसके साथ ही ये ख़त आ गया। वैसे उस ख़त को अगर आप पढ़ें तो उस ख़त में लिखा हुआ है कि हज़ारों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं रोज़ाना। मुझे नहीं पता कि उनको किसने बोल दिया कि हज़ारों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मुझे तो किसी एक आदमी का भी नहीं पता। लेकिन एनीवे वो ख़त आया, उसको हमने इवेल्यूएट करवा रहे हैं, अभी हतमी हमारे डिसीजन नहीं लिया, लेकिन जो इनिशियल इंडिकेशन आई है उसमें कई माह का अरसा दरकार है उसको करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एक इनिशियली इब्तदाई एक असेसमेंट आई है। 3 मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो फॉलोअप कर रही हैं उसको ग्राउंड के ऊपर स्टील मिल के साथ, और हम उस ऑप्शन को भी देख रहे हैं। इसी के साथ साथ हम इंपोर्ट के ऑप्शंस को देख रहे हैं, सी से इंपोर्ट के ऑप्शन को भी देख रहे हैं, ईरान से इंपोर्ट के ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, वहाँ से जल्दी आ सकता है। कल रात को भी मेरी सेक्रेटरी खारजा के साथ बात हुई थी, वो अपने ईरानियन काउंटर पार्ट्स के साथ टच में हैं, चाइना के साथ हमारी बात हो रही है, सिंगापुर से हम देख रहे हैं। सो इंपोर्ट ऑप्शंस भी देखे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोकल जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के भी ऑप्शन देखे जा रहे हैं। बॉटम लाइन इसकी ये है कि आज सुबह की हमारी इवैल्यूएशन से ये नज़र आता है
कि हम इंपोर्ट्स के पहले भी हमारे पास अभी ये गुंजाइश मौजूद है। अच्छा। कि जहां पर इस वक्त हमारे ऑक्सीजन के पेशेंट्स मौजूद हैं, इससे काफ़ी अगर इजाफा भी हो जाए 30%, 40%, 50% का इजाफा भी हो जाए तो वो हम इंटरनल एडजस्टमेंट से ही उसको मैनेज कर सकते हैं। इंडस्ट्री का कटबैक जो है वो हम मेनली जो इस वक्त देख रहे हैं वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक बड़ा कंजम्पशन है। कुछ अरसे के लिए अगर सिचुएशन इतनी ख़राब हुई उसको देखा जा सकता है। बाकी जो हमारी इंडस्ट्री है जो इस्तेमाल करती है उसको मुकम्मल कट ऑफ का नहीं हम देख रहे। अच्छा। वहाँ पे अगर खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो 50% कटबैक का वहाँ पे भी देख रहे। अच्छा। इंशाल्लाह ताला कमी नहीं होने देंगे। लेकिन असल बात तो शायद है कि अगर आप, मैं और सारे पाकिस्तानी ये सादा सी हिदायत जो है अगर इसके ऊपर अमल कर लें तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पैदा होगी, ना खुदा न खासा लोग इतनी बड़ी तादाद में बीमार होंगे, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। अच्छा, आज वज़ीर आला सिंध ने भी जो अपनी स्ट्रैटेजी एक बताई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने कहा है कि इस पर भी हम बात करेंगे कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं इसको भी बंद होना चाहिए, फिर जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है इस पर भी गौर होना चाहिए, इसको भी बंद करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस हद तक इसको इजाज़त मिलनी चाहिए। तो क्या कुछ ऐसे भी फैसले ज़ेरे गौर हैं? NCOC इस पर भी गौर करिए कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी बंद कर दिया जाए और जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट है इसको भी बंद करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, माजरत के साथ मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कोरोना के ऊपर सियासत करने की कोशिश की जाती है और जिस तरीके से ये तो सीधा सूबाइयत आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क के अंदर, क्योंकि आपको वोट जो है वो सिर्फ एक सूबे से मिलता है और एक सूबे के भी मखसूस हिस्से से मिलता है, तो इसलिए आपको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे से अलग हो जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम कोई 6 माह का अरसा था जो शुरू की बंदिशें गुजरने के बाद, जब पहली लहर नीचे चली गई और उसके बाद सारी ट्रांसपोर्ट खुली हुई थी, मुसलसल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वबा का फैलाव होता था कराची के अंदर जो सिंध का हिस्सा है, मुसलसल। और इसमें एक बहुत बड़ा अरसा ऐसा गुजरा जिसमें तकरीबन 40% पूरे पाकिस्तान के केस जो हैं वो सिर्फ कराची के होते थे। उस वक्त वज़ीर आला सिंध ने कभी ये मुतालबा नहीं किया कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी नहीं चाहिए क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा डिजीज़ है और बाकी मुल्क के अंदर जो है वो कम डिजीज़ है। उस वक्त पंजाब में कराची से कोई 1/5 होती थी डिजीज़। हाँ। 5 गुना ज़्यादा डिजीज़ थी कराची के अंदर पंजाब की निस्बत। उस वक्त कभी नहीं कहा। तो अब आप कह रहे हैं कि, तो आप ये सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी को दूसरे पाकिस्तानी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल नामुनासिब, गैर मुनासिब ये इस किस्म की बातें हैं। हमने बिल्कुल कर्टेल किया है, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी कर्टेल लगी हैं, उसका भी वॉल्यूम रिड्यूस किया गया है। लेकिन ये कि जिस वक्त मेरा फ़ायदा हो तो मेरा सूबे का फ़ायदा हो तो मैं उस वक्त कर दूं, जब दूसरे सूबों का नुकसान हो तो उस वक्त मैं बात ना करूं, ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात। हुकूमत इस पर सियासत कर रही है, तो क्या एक और जो सिंध हुकूमत तनकीद आप लोगों पर कर रही है, क्या इस पर भी सियासत है कि सिंध हुकूमट कह रही है कि जो सिंध के लिए आप लोगों ने 446 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है ना, वो कहते हैं भाई आपने तो 162 अरब रुपए के वो तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया, वो पैसे कहाँ पर गए? आप लोगों ने तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह आप लोग करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली हमें कहीं यूनिवर्सिटी दिखती नहीं है, कहीं नज़र नहीं आती क्योंकि काम भी शुरू हो। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ ये सियासत चमकाने के लिए यहाँ पर जो है वो इस तरह के पैकेजेस का ऐलान कर तो देते हैं, हमें ग्राउंड पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो क्या वाकई उन लोगों के एतराज़, ये शिकायत जायज़ नहीं है कि बड़े बड़े पैकेजेस का सिंध के लिए ऐलान कर तो दिया जाता है लेकिन ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आता? अच्छा, पहले मैं ये फेडरल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की बात कर लूँ। मैं बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, हालांकि जो सही मुनासिब इसका जवाब है ना वो गैर पार्लिमानी ही है। ये वो यूनिवर्सिटी है जो पिछले 2 साल से कम 1 दर्जन मरतबा मैं ज़ाती तौर पे वज़ीर आला सिंध के साथ फॉलोअप कर चुका हूँ कि खुदा का वास्ता NOC दे दें ज़मीन का, ताकि हम वहाँ पर ये फेडरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैदराबाद का बना सकें। हमारी बात वो हर दफ़ा हाँ करते थे, भाई जी ना उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं किया। ये इस दफ्तर में आ गए थे मिलने के लिए, उस दिन भी मैंने रिक्वेस्ट की, उनके पास मैं अक्सर जाता हूँ, वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट की, हर दफ़ा हाँ कहते, कभी भी नहीं हुआ। फिर वो कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा
अच्छा ये नासिर शाह जो है ना, ये लोकल गवर्नमेंट के वजीर हैं, ये करेंगे। नासिर शाह ने मुझे कोई 4 दफ़ा उन्होंने हाँ कहा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने इनको MQM के हमारे जो वजीर हैं अमीनुल हक साहब, मैंने कहा अमीन भाई हमारी तो मानते नहीं यार, आप ही रिक्वेस्ट करके देख लें। मेरे सामने अमीनुल हक ने कोई 4 या 5 दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की, हर दफ़ा हाँ कहते हैं, NOC नहीं देते। और उसके बाद ये आके बयान दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ था और उसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे। मतलब क्या मैं इनके बारे में बोलूं। अच्छा, बाकी जहां तक की बात है कराची का जो पैकेज था, ये बाकी अभी सिंध के अजला का जो पैकेज है, मैंने पहले भी ऑफर की थी। जिस दिन हम वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर इनॉग्रेशंस कर रहे होंगे ना काम के, तो मैं इनवाइट इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगा सिंध हुकूमत के नुमाइंदों को। उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ आके खड़े होंगे और ग्राउंड पे काम होता हुआ उनको नज़र भी आएगा। और इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि इसी मुकाबले के अंदर पिछले 13 साल तो सिंध को बर्बाद करके रख दिया और कोई तरक्याती काम वहाँ पे, लेकिन चलें इसी मुकाबले के अंदर उम्मीद है कि सिंध हुकूमत भी बड़े अच्छे तरक्याती काम कराची में भी, बाकी अजला के अंदर भी करेगी और वो भी हमें बुलाएंगे तो हम उनके साथ जरूर जाएंगे, हम भी उनके साथ जाके। असद साहब, ये जो 1100 अरब का पैकेज था, आपने भी ये कहा था कि 400 विफाक खर्च करेगा, 400 सिंध हुकूमत खर्च करेगी, 300 का कई उस वक्त कोई फैसला नहीं हुआ था। तो क्या आपको स्ट्रेटजी बन चुकी है इसकी कि वो 300 कहाँ से आएंगे और ये कैसे सारा इसको देंगे पैकेज? जी मैं बता देता हूँ आपको। फाइनल नंबर जो है वो 625 अरब रुपए तकरीबन वफाक के हैं, 500 अरब रुपए सिंध के हैं। और वो जो 625 अरब रुपए वफाक ने करने हैं वो 5 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। उन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोग्रेस हो रही है। 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ग्राउंड पे फिजिकल वर्क है, जो SIDCL का ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, प्रोटोटाइप बस उसकी तैयार हो गई है पहली चाइना के अंदर, अब उसकी इंस्पेक्शन होंगी और फिर मैस प्रोडक्शन होगी बस की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी NCOC के चेयरमैन असद उमर साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जनूबी पंजाब PTI हुकूमत ने 3.25 साल के बाद आज मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान किया है। आज मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की संगे बुनियाद रखते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस मंसूबे पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सेक्रेटेरिएट की जो तामीर है ये भी जल्द शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुल्तान के लिए 30 अरब के तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बुज़दार की आज बड़ी तारीफ़ें की, जैसे हमेशा वो करते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार के कामों का मवाजना अगर किया जाए तो उस्मान बुज़दार की 2.5 साल कारकर्दगी गुज़श्ता अदवार से बेहतर है। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से क्या कहा, ज़रा आप खुद ही सुन लीजिए, देख लीजिए। मैं देखता हूँ मीडिया में तनकीद होती है उस्मान बुज़दार के ऊपर, मेरे से कम होती है लेकिन होती है। एक कैंपेन चलती है कि वज़ीर आला पंजाब अहलियत नहीं रखते पंजाब का वज़ीर आला बनने के लिए, और मुझे अफसोस होता है कि किसी ने आज तक ये इवेल्यूएट किया ही नहीं उनकी 2.5 साल में असल में परफॉर्मेंस क्या है। और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियाँ पहन के खड़ा होता था, उसके और इसके कभी मुकाबला किया ही नहीं। मुआवजा तो करें कि उसने क्या अपने 2.5 सालों में किया और इसने क्या किया। अब नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी जनूबी पंजाब सूबा बनाने के वादे करती रही है। तहरीक इंसाफ ने भी 2018 की जो इंतखाबी कैंपेन थी, मुहिम थी, उसमें उन्होंने भी ये नारा लगाया कि वो इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब को अलग से सूबा बनाएंगे। फिर 11 सितंबर 2020 को हमने देखा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की फ़ालियत का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इस साल हुकूमत ने यूटर्न लेते हुए एक और नोटिफिकेशन के जरिए जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात 7 महकमों के सेक्रेटरीज को वापस लाहौर बुलाया। इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिस पर बड़ी तनकीद हुई कि आप तो अपने फैसले पर यूटर्न ले रहे हैं। उसके बाद फिर तीसरा नोटिफिकेशन निकाला गया, बड़ी कन्फ्यूजन फैली। हमने देखा मार्च के महीने में ये सारी जो ना वो खेल खेला जाता रहा, लेकिन हैरानगी इस बात पर थी कि बुज़दार साहब को तो कुछ पता ही नहीं था, वो लाइल्मी का इजहार करते रहे। फिर इस नोटिफिकेशन के जरिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में फिर दोबारा तैनात किया गया तीसरे नोटिफिकेशन के बाद। अब आज जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखते हुए हुकूमत इसे एक बड़ी तब्दीली करार दे रही है। मुखालिफिन पर खूब तनकीद की आज
वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि माजी के बरक्स अब जनूबी पंजाब का तरक्याती फंड जनूबी पंजाब में ही रहेगा। शाह महमूद कुरैशी ने और इस हवाले से मजीद क्या कहा, जरा देखिए। शहबाज शरीफ भी वादा किया करते थे, बड़ी बड़ी एलोकेशंस किया करते थे, यहाँ के महरूम इलाकों का पैसा और जगह मुंतकिल हो जाता था। जनूबी पंजाब के लोगों खुशकिस्मत हो कि जनूबी पंजाब के बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा कोटा मुख्तस किया जाएगा। जब इंशाल्लाह सुबह बनेगा आपका अलहदा हाई कोर्ट होगा और आपके जजेस यहाँ से आपके काबिल लॉयर्स जो हैं वो एलिवेट होके जजेस बनेंगे। जनाबे वाला अगर अभी भी तब्दीली उनको दिखाई नहीं देती तो फिर उनको एक सियासी चश्मा मैं पेश कर दूंगा। अब जो दूसरी तरफ सियासी मुखालिफिन हैं वो हुकूमत के इस फैसले को कह रहे हैं कि भैया आप तो आवाम को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट अब एक फ़ाल किरदार अदा कर पाएगा? क्या ये सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब के जो लोग हैं, आवाम है, उसकी महरूमियों को दूर कर पाएगा? और अपोजिशन क्यों इसे एक लॉलीपॉप कह रही है? एटलीस्ट तहरीक इंसाफ ने कुछ तो काम किया इस पर। मैं बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब आपका। अली हैदर साहब, ये बात हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का ऐलान किया। फिर 2018 में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हार की वजूहात थी उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि गिलानी साहब अपना वादा पूरा नहीं कर सके जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का। इसी तरह हमने देखा नून लीग ने भी 2013 में ये वादा किया लेकिन वो भी पूरा नहीं कर सके। अब तहरीक इंसाफ जो काम कर रही है सेक्रेटेरिएट बनाने के, मुल्तान में भी बनेगा, भावलपुर में भी बनेगा, क्या ये एक अच्छा इकदाम नहीं है? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये आवाम को सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के मुतरादिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उन लोगों को जो ये समझते थे कि 3 साल के बाद ये जो हमारे जनूबी पंजाब आएंगे और बड़े बड़े ऐलानात करेंगे और खित्ते की महरूमियत दूर होंगी। आज उन्होंने देख लिया कि जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड आए हैं मुल्तान में और उन्होंने जो जो वादे और जो जो लॉलीपॉप और जो जो आई वॉश उन्होंने किया है, सेल्फ प्रोजेक्शन के अलावा मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई डिलीवरी कुछ डिलीवर किया है। आपके मैं जो इंट्रो में जो आपने जो बात की कि गिलानी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे का वादा किया और उन्होंने नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर आपकी ज़रा तस्दीक करता चलूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन में कतन सूबे का वादा करके वोट हासिल नहीं किए थे। हमने बनने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 2009 और 2010 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे साउथ पंजाब की एक ज़रूरत है जो बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सेनेट से 2/3 अक्सरियत से एक आइनी करारदाद भी मंजूर करवाई, जिसका जो ये चश्मे की वो सियासी चश्मे की वो बात कर रहे थे वफाकी वजीर साहब, मैं समझता हूँ कि वो सियासी चश्मा लोगों को पहनाया जा रहा था। हालांकि जो भी पंजाब के लोग हैं वो समझते हैं कि अगर इस कौज के साथ कोई जमात मुखलिस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज इमरान खान साहब जब आए हैं उन्होंने जो इनॉग्रेशन किया है सेक्रेटेरिएट का, हम सेक्रेटेरिएट बिल्कुल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर कैंपेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बातें करती रही है कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। सर 2013 के इलेक्शन में भी हमने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला, फिर 2018 के इलेक्शन में भी मैनिफेस्टो में डाला और हम आज भी अपने उस वादे पे कायम है कि अगर हुकूमत कोई संजीदा कदम उठाती है सूबे के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनकंडीशनली उनका साथ देगी। दिस हैज टू बी क्लियर कि हम अनकंडीशनली पीटीआई की गवर्नमेंट का साथ देना चाहते हैं, लेकिन अगर पीटीआई इस कॉज के साथ मुखलिस है, पाकिस्तान सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। गिलानी साहब, हैदर गिलानी साहब, आईनी तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता, सिर्फ करारदादे लाने से सूबा नहीं बन सकता। तो आईनी तरमीम के लिए जाहिर है पार्टियों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए? या तासुर तो यही जाता है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी इसलिए साथ नहीं देना चाहती है कि वो क्यों क्रेडिट जो है वो तहरीक इंसाफ की झोली में डालेगी और 2023 के इंतखाबात में जाके वोट तो उन्हीं को मिलेगा कि भाई पीटीआई ने वादा किया, पीटीआई ने पूरा किया, आप लोगों को तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ शायद सिर्फ क्रेडिट लेने का चक्कर है कि किसको क्रेडिट मिलता है।
देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच में जो उन्होंने इलेक्शंस के बाद की, तो उन्होंने साउथ पंजाब के इशू के ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं अनकंडीशनल सपोर्ट देता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में, सूबाई असेंबली में और नेशनल असेंबली में, और फिर बाद में मैंने भी पंजाब असेंबली के फ्लोर पे पीटीआई को ये कहा कि अगर आप सूबे बनाने के लिए संजीदा हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ चलने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कॉज के साथ सिंसेयर नहीं है, ना उन्होंने कभी किसी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की है। अगर जनूबी पंजाब सूबा बनाना है तो तमाम सियासी जमातों को जो कि इस पंजाब के स्टेक होल्डर्स हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों को जो कि स्टेक होल्डर्स हैं इस कॉज में, उनको इकट्ठा करके पॉलिटिकल कंसेंसस बनाकर ये काम किया जा सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ में ना ये मैं समझता हूँ सलाहियत है, और ना मैं समझता हूँ कि उनका ये विजन है, साथ देने के लिए तैयार चाहते होते तो कर चुके होते। यही मैं पूछने लगी हूँ, अगर आप लोग भी तैयार हैं साथ देने के लिए, आईनी अमेंडमेंट करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को करवाने में, तो फिर ये सेक्रेटेरिएट बनाने की उन्हें क्या जरूरत थी बहावलपुर में भी और मुल्तान में भी? फिर तो उन्हें आपको साथ बिठाकर कंसेंसस के साथ कर लेना चाहिए था, जो कि कभी मुतबादिल नहीं हो सकता। ये जो सेक्रेटेरिएट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूबे का मुतबादिल नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने 100 दिन का वादा किया था कि 100 दिन में वो सूबा बना के इस खित्ते को देंगे, और तमाम एक तहरीरी मुआहदा है जी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, जो कि उन्होंने सूबा महाज के साथ किया कि मैं 100 दिनों में तमाम रुकावटें अबूर करके ये सूबा बनाऊंगा। 3 साल बाद वो आके ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सेक्रेटेरिएट का, जो कि मैं अब आपको बताऊं सेक्रेटेरिएट की डिटेल्स के सेक्रेटेरिएट को हम क्यों रिजेक्ट करते हैं। सेक्रेटेरिएट का होना कोई राया नहीं है किसी के। ये साउथ पंजाब के लोग जो हैं वो बड़े गयूर हैं, और वो किसी की ना राया पहले बने हैं ना आइंदा हम बनेंगे। हमें एक इन्होंने सेक्रेटेरिएट का लॉलीपॉप दे के एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक एडिशनल टेयर डाल दिया इन्होंने। पहले हमारी यहाँ से फाइल जाती थी सीधा लाहौर, अब अगर हमारे लिया बखर के 2 हमारे भाई हैं डीजी खान के, वो पहले मुल्तान आएंगे, वो पहले भावलपुर धक्का खाएंगे, फिर वो फाइल जाएगी लाहौर, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी तो लाहौर बैठेगा ना। इसके पास तो इख्तियारात नहीं है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा। तो ये तो एक एडिशनल इन्होंने एक मैं समझता हूँ टीयर ऐड किया है, और हमारी मुश्किलात कम करने के में इजाफा किया है। नंबर 1, हमें सूबे मांगने का हमारा हक जो था वो हमें अपनी शनाख्त के लिए था। हमें ना हमारी शनाख्त मिल रही है इसमें, और हमारे ऊपर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठाकर हमें तख्ते लाहौर की गुलामी के अंदर, मतलब ये तो ऐसे हुआ कि हमें दोबारा ब्रिटिश राज में इन्होंने भेज दिया है कि एक वाइसरॉय इधर बिठा दिया उन्होंने मुल्तान में और भावलपुर में, जो कि हमारे मामला चलाएगा। हम कतन किसी की राया ना बनेंगे। हाँ, आप लोगों के दौर में क्या दिक्कत थी? आप लोगों को क्या रुकावट थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 5 साल दौर में इस पर नहीं काम कर सकी? ये I was coming to that. That's a very good and a very valid question जो आपने की है। हमने जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी सेनेट के अंदर, हमने 2/3 अक्सरियत से बाकी तमाम पार्टीज को साथ मिलाकर, जिसमें MQM को भी क्रेडिट जाता है, जिसमें काफ लीग भी शामिल थी, जिसमें फंक्शनल लीग भी शामिल थी, जिसमें JUIF भी शामिल थी, उनको हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया सेनेट में। 2/3 अक्सरियत से हमने वो करारदाद पास करवाई। सिर्फ हमारे मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त थे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया सेनेट में, और उसी ही की वजह से, क्योंकि हमारे पास नेशनल असेंबली में अक्सरियत नहीं थी, तो हम वो सूबा नहीं बना सके। लेकिन हमारा एक जो हमारी जो एक गुडविल थी, जो हमारा जो एक वो था करने का जो अज़म था, वो पूरी कौम ने देखा और सराहा, और सबको पता है कि अगर इस कॉज के साथ कोई इस मामले का हल निकालेगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालेगी। मैं आज भी कहता हूँ, आज भी हम इस बात पे कायम है कि आपको पूरे हाउस की कमेटी बनाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, PMLN भी हो। अगर वो नहीं चाहेंगे PMLN के दोस्त के सूबा ना बने तो फिर वो साइड पे हो जाएंगे, लेकिन बाकी तमाम जो जमातें हैं वो अगर इसके हक में होंगी तो सूबा बन जाएगा। लेकिन PTI सूबा कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो हुकूमत है लाहौर में, वो उनकी अक्सरियत वो खो बैठेंगे और साउथ पंजाब में डिवाइड हो जाएगा। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं है, मुझे लगता है कि हर पार्टी को यही डर खौफ है, वसाइल की तकसीम कोई नहीं चाहता। जाहिर है अगर इतना ज्यादा पैसा, इतने वसाइल एक वजीर आला के पास आ रहे, एक पार्टी के पास आ रहे, वो कैसे चाहेंगे कि वोट बैंक भी तकसीम हो जाए और सारे वसाइल भी तकसीम हो जाए। वजीर आला की जो इमरान खान साहब ने तारीफ की है, वजीर आला की क्या तारीफ है, जो पिछले 3 सालों में 10% से कम
10% से कम, जो हमारा 33% हिस्सा बनता है उससे कम हमें मिला है। हमें 3 साल की आप एलोकेशन उठा के देख लें, हर साल में 10% से कम हमें एडीबी मिला है। आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे तो पूरे 5 सालों में से 4 साल 33% बजट की एलोकेशन रही है। जो आज लोग ये वफाकी वजीर साहब बात कर रहे हैं वो भी उस वक्त काबीना में थे, उनको पता है कि तब कितनी डिस्बर्समेंट होती थी और आज कितनी एलोकेशन और डिस्बर्समेंट हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।